अस्सलाम वालेकुम। बैच 3 का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे फेज 1 का। तो लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर मिल गया समन आपको। फिर नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स को, चले यहाँ पर एक और मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर लूँ कि देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। जब हमारे चार्जेस अपोजिट होंगे तब वो अट्रैक्टिव होगी, और जब हमारे चार्जेस सिमिलर होंगे तब वो हमारी क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी। तो क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये हमेशा अट्रैक्टिव रहती है या ये रिपल्सिव भी हो सकती है? क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा रिपल अट्रैक्टिव ही रहेगी या रिपल्सिव भी हो सकती है? ये इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक जी, मेरे ख्याल में सर हमेशा अट्रैक्टिव है, इसमें तो रिपल्सिव की कोई बात नहीं। इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की यस ये सर। रेंज होती है। अगर इस रेंज से आप इस रेंज में हैं तो फिर ये फोर्स क्या होगी, ये अट्रैक्टिव होगी। नहीं, ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं होती। तब अगर ये रेंज होगी तो तब ये फोर्स क्या होगी, ये और ये अट्रैक्टिव होगी। मतलब अगर ये एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और ये एक प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान फासला कितना हो, 10⁻⁻15। तो तब ये फोर्स क्या करेगी, ये दोनों प्रोटॉन्स को पकड़ के रखेगी। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी एक्ट इसमें करती है। तो अगर ये एक हमारा प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हर तरफ से लग रही है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये हमारे प्रोटॉन्स हो गए। मैं फिलहाल से प्रोटॉन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स चूंकि वो न्यूट्रल होती हैं, तो न्यूट्रल पार्टिकल के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है। तो लिहाजा हम चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैं ना सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको हर लेक्चर की मिलेगी। अभी आपसे नोट नहीं होगा उसमें, या जब आप रिकॉर्डिंग लेक्चर हो वो तब आपसे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो थोड़ा सा तेज ही बोलना पड़ेगा। तो अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फिर आपके पास वो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिलेगी, तो उसको फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चूंकि प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो चार्ज पार्टिकल के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा मौजूद रहेगी। तो चूंकि ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो लिहाजा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और आप जानते हैं कि जब डिस्टेंस कम होता है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन को ये क्या करती है, ओवरकम करती है और न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखती है। और आप देखें, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसके बाद इसकी वो जो है ना अट्रैक्टिव बिहेवियर है, वो इसका खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो बिहेवियर है 10⁻⁻15 रेंज, तो अब ये दो न्यूट्रॉन्स को आप देख लें, ये अगर ये दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान फासला 10⁻⁻15 है, तो इनके दरमियान जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाई जाएगी। लेकिन ये जो प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मौजूद नहीं होगी। तो यानी कि आप ये भी, आप यहां से हमें पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग प्रोटॉन्स के दरमियान होगी। ये नहीं होगा कि एक प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा हुआ और एक प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इनके दरमियान भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मौजूद होगी। नो, क्योंकि इनके में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया है। तो लिहाजा यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर है वो नहीं होगी, क्योंकि
इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, तो लिहाजा ये सिर्फ नेबरिंग एटम्स के साथ क्या करेगी, पेयर बनाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, चूंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, लिहाजा यहाँ पे जो प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, लेकिन रिपल्शन यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन यहाँ पर मौजूद है। इस तरह ये जो प्रोटॉन है ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, यानी कि सारे जो प्रोटॉन्स हैं, हर एक प्रोटॉन सभी प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये प्रोटॉन को ले लें, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को भी रिपेल कर रहा है, इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और ये जो दूर प्रोटॉन पड़ा हुआ है, तो ये जो प्रोटॉन बॉटम पे, ये जाकर इसको भी रिपेल कर रहा है। तो यानी कि रिपल्शन आपको हर तरफ से मिल रही है। ये नहीं कह सकते कि रिपल्शन सिर्फ सिर्फ इनके दरमियान है और कहीं के दरमियान नहीं, नहीं, हर तरफ से रिपल्शन है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग एटम, वो प्रोटॉन्स के दरमियान है। तो जब देख लें कि हर तरफ से रिपल्शन ऑफर हो भी रही है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोटॉन्स है ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जा रहे। तो लिहाजा इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये, इसको हमने नाम दिया है कि यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स का। तो यहाँ से फिर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इतनी रिपल्शन हो रही है कि एक प्रोटॉन को कई बाकी सारे प्रोटॉन्स को रिपेल कर रहा है। जो उसके पास उसको ज्यादा करेगा, जो उससे दूर है उसको थोड़ा कम करे। वैसे भी ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो यहाँ पर तो चाहे ये जो एक ये प्रोटॉन है ना, और एक ये प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में तो ये प्रोटॉन एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की नेचर को डिस्कस करें तो उसके मुताबिक नेचर में तो ये डिस्टेंस तो कोई मैटर ही नहीं करता। तो लिहाजा आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन यहाँ पर ऑफर हो रही है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लग रही है वो नेबरिंग पेस बना के लग रही है, नेबरिंग पे लग रही है, नेबरिंग प्रोटॉन्स पे लग रही है। फिर भी उसने क्या किया, उसको बचा के रखा होगा। तो यहाँ से आपको मजीद क्लैरिफाई हो चुका होगा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या है, इतनी वर्ल्ड यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्लियर है ये पॉइंट? अब दूसरी बात आ जाती है, फारूक ने क्वेश्चन किया है कि जब हम एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाते हैं तो फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसको ओवरकम नहीं कर सकती। जी, अब देखिए जो 82 प्रोटॉन्स है, अब जब एटॉमिक नंबर 82 का मतलब क्या है कि ये जो प्रोटॉन न्यूक्लियस है इसके अंदर 82 वो हैं प्रोटॉन्स आ गए हैं। तो अब चूंकि 82 प्रोटॉन्स की यहाँ पे जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब चूंकि वो एलिमेंट भी अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि 82 को ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो अब यहाँ पर वो क्या है कि एक यहाँ पर प्रोटॉन्स इस तरह पड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ वो नेबरिंग के दरमियान होगी, बाकी सारे जो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी ज्यादा यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन को वो ओवरकम नहीं कर पाती, क्योंकि 82 प्रोटॉन्स आ गए हैं, इमेजिन करें। तो यहाँ पर फिर 82 प्रोटॉन्स, यानी कि एक प्रोटॉन बाकी 81 प्रोटॉन्स पर भी रिपल्शन की फोर्स लगाता है, और वो 81 बाकी दूसरों पर जाकर रिपल्शन की फोर्स लगाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर फिर हमारा, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये यहाँ पर बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है। अब देखिए बातें बताने को मेरे पास बहुत सारी हैं, ठीक है, तो मैं आपको मजीद दोबारा लास्ट लेक्चर के एंड पे भी मैंने ये बात बोली थी कि मेरी जो अटेंशन होती है या मेरा जो मेथड है वो यही होता है कि हम जो भी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उसकी डेप्थ में जाएं, उसकी डिटेल में जाएं, हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने की कोशिश करें। तो जब आप ये काम करते हैं ना, तो फिर आप बहुत थोड़ा ही पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सिलेबस कवर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर ने आज सिर्फ हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बस पढ़ाया है, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, क्योंकि बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो सर तो बस जी हमने वो कोई पूछे ना कि ये आज चीज क्या पढ़ा है, तो वो बोले कि सर ने तो बस हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में 2 बातें बताई हैं, बहुत ही सर स्लो पढ़ा रहे हैं, हमारा सिलेबस खत्म कैसे होगा, ये वो। तो अब याद रखें कि सिलेबस खत्म करना, अगर आपकी प्रायोरिटी होगी ना सिलेबस खत्म करना, फिर आप कभी भी लेक्चरर नहीं बन सकते, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट मौजूद हैं। तो इसलिए इन कंसेप्ट को करने के लिए आपको डिटेल से स्टडी करनी पड़ती है। जब हम डिटेल स्टडी करते हैं
तो फिर ज़ाहिर टाइम चीज़ों पे लगता है। तो इसलिए जो मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने फ़ी पे कर दी हुई है, तो वो इस बात को माइंड में बिठा लें कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्डिंग है। मेरा काम ये कतई तौर पे नहीं होगा कि मैं स्पीडें मार मूर के आपको वो सिलेबस खत्म करवाऊं और ये बोलो देखो जी मैंने 3 मंथ में मैंने एफएससी खत्म कर दी, बीएससी खत्म कर दी, एमएससी खत्म कर दी, मैं बड़ा अच्छा टीचर हूँ, मैंने आपको शॉर्टकट्स वगैरह दे दिए हैं। तो ये सारे तरीके से आप रिटर्न एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन इंटरव्यू में आप वो फेल हो जाएंगे या अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये बात जिन्होंने ज्वाइन करना है, तो वो इस चीज को अपने माइंड में रखें कि मेरे क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग पे वो एफर्ट होगी। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ समन जफर, अभी थोड़ी सी सिक्योर आपकी बात रहती है स्टोन न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये पॉइंट है, ये भी आपके सवाल के हिस्सा है ना समन। चले फिर ऑटोमेटिक इसके अंदर ही आ गया। अगर आप स्टोन न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कोई सवाल करना है वो फिर आप पूछ लें समन, कि स्टोन न्यूक्लियर फोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो। ये तो हम डिस्कस करने लगे हैं ना, सर कोई मैं और पूछ क्वेश्चन रही हो। थी। जी जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या एक साथ न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती है? ये हम अभी बताते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पर होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो आपको पता चल गया ना। कि सबसे पहले आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल जी जी फोर्स है वो मैसेज के दरमियान है, नंबर 1। फिर आपकी जो आ जाती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो एटम्स के दरमियान है, ये बात याद रखनी है। वो एक एटम जी। दूसरे एटम पर फोर्स लगाता है, यानी चार्जेस कि के एक दरमियान। चार्ज पार्टिकल चार्जेस और दूसरे, एटम। हाँ जी, चार्जेस और एटम्स के दरमियान। जिस तरह वो न्यूक्लियस ओके। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। फिर तीसरी फोर्स आ जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो हमने पढ़ा वो हमारी कहाँ पर होती है, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान होती है, और सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होती है। अगर हम न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे तो वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो खत्म हो जाएगी। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो फिर अब हम डिस्कस करते हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, लेकिन अभी हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे जी थोड़ी सर, सी मेरा क्वेश्चन ये था ना कि ये दोनों फोर्सेस एक साथ इकट्ठी एग्जिस्ट कर सकती हैं? एक साथ। जी जी, एक साथ एट द सेम टाइम। थोड़ा सा इसको मजीद क्वेश्चन को मतलब सिंपलीफाई करें कि मतलब क्या आप पूछना चाह रही हैं। दोनों आई थिंक दोनों जो है ये फोर्सेस न्यूक्लियॉन्स के दरमियान ही होती हैं। नहीं आई नहीं, थिंक वीक न्यूक्लियस फोर्स न्यूट्रिनोज के दरमियान होती है। दो अल्फाज है, एक है बिटवीन द जी न्यूक्लियॉन्स, एक है विद इन द न्यूक्लियॉन्स, दोनों में फर्क है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना हमारी, वो बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स है, जी और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना वो विद इन द न्यूक्लियॉन्स है। जैसे एक प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन के अंदर आप जी जानती हैं 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। जी तो 1 जी। डाउन होता है, और इनकी सीक्वेंस कैसे होती है, यानी कि 2 ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, तो ये एक मिलकर क्या बना गया, प्रोटॉन बना दिया उन्होंने। तो ये एक प्रोटॉन है, जी ठीक है, और एक ये प्रोटॉन हो गया। तो इसके अंदर 2 अप क्वार्क्स हो गए और एक डाउन क्वार्क हो गया। इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रिपल्शन भी लग रही है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लग रही जी। है, ये हो गया बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो ठीक है। फोर्स है वो फोर्स कौन सी है, वो हमारी है बिटवीन वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स बिटवीन क्वार्क्स। फोर्स विद इन द न्यूक्लियॉन्स। जी सर, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स होते हैं ना? हाँ अप जी वही ना, टू अप क्वार्क्स इनटू डाउन क्वार्क्स। हाँ जी, जी, तो न्यूट्रॉन्स दो हो गए क्वार्क्स के फिर दरमियान जो क्वार्क्स भी फोर्स हो होते हैं गए। वो। हाँ जी, वो जी। आप ना बेहतरीन बिटवीन। बॉडी है न्यूक्लियॉन्स, उसमें फिर सारे कुछ आ जाता है ना। वो ओके। फिर बेस्ट बढ़िया हो जाता है न्यूक्लियॉन्स, उसमें न्यूट्रिनो आ जाती हैं, एंटाई न्यूट्रिनो आ जाती हैं, सारे उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है सर। और दूसरी बात, अभी मैंने आपको जी वीर, हम अभी वीक न्यूक्लियर फोर्स पर अभी हम नहीं आए, अभी हम मैं ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर मजीद डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी वो ऑलवेज वो अट्रैक्टिव होती है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव। इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं होती, ये सम टाइम अट्रैक्टिव होती है
और सम टाइम रिपल्सिव होती है। अब देखिए इसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगर आपकी ये रेंज होगी ना, तो यहाँ पर इस रेंज में फोर्स हमारी क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। कौन सी फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगी। अगर हमारी रेंज ज्यादा हो जाए, ज्यादा कैसी होगी, -15 से आगे जाने से या पीछे आने से। अगर मैं बोलूं मैंने रेंज ज्यादा कर दी है, -14, -13, -12 हाँ जी, ग्रेटर हो जाएगी। तो अगर हम वो डिस्टेंस को कम करते हैं, -15 से भी कम कर देती हैं, हम डिस्टेंस और ज्यादा कम करते चले जाते हैं, तब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसका बिहेवियर क्या था, अट्रैक्टिव, वो क्या बन जाएगा, रिपल्सिव बन जाएगी। रिपल्सिव कब होगा, जब जो न्यूक्लियॉन्स के जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 से भी ज्यादा कम कर दिया जाए, यानी कि -16 कर दिया जाए, -17 कर दिया जाए। जब आप डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो जो न्यूक्लियॉन्स है वो और ज्यादा एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तब हमारी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या बन जाएगी, वो हमारी रिपल्सिव बन जाएगी। तो ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछते हैं कि क्या न्यूक्लियॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो आपने फिर ये इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं कि 10⁻⁻15 से वो अट्रैक्टिव होगी, इससे अगर डिस्टेंस कम करेंगे वो फिर क्या बन जाएगी, रिपल्सिव बन जाएगी। और अगर आप -15 से डिस्टेंस को ज्यादा करते हैं तो फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये वीक होना शुरू हो जाती है, ये फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरफ ये जाना शुरू कर देती है, कम होना शुरू हो जाती है। जब रेंज सर ज्यादा ये हो जिसमें जाएगी तो फिर पॉइंट ये है, फेस फोर्स का वॉइस से कम होती चली जाएगी। फारूक, सर ये जो इसमें पॉइंट है, F between neutron and neutron, F between proton and between proton and neutron, it means कि ये फोर्स तीनों में इक्विवेलेंट है। हाँ जी, ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ये लिखा हुआ पॉइंट है कि इट इज द चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। अब आपने अगर एक न्यूक्लियस है उसके अंदर 70 न्यूक्लियॉन्स हैं और एक न्यूक्लियस है उसके अंदर 40 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो आप ये नहीं कैसे कहेंगे कि जी 70 न्यूक्लियॉन्स के अंदर जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, 40 के अंदर कम है। नो, ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती। तो 70 ये नहीं हो सकता कि अगर आप न्यूक्लियॉन्स की तरफ बढ़ाते चले जाए, क्योंकि आपने देखा है ना कि बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स होती है, तो आपके लालच आ गया, आप बोलो कि मैं न्यूक्लियॉन्स की तरफ बढ़ाता चला जाऊं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारी ज्यादा होती चली जाएगी। नो, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, चार्ज चाहे थोड़ा हो, चार्ज चाहे ज्यादा हो, उस चीज पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? यानी कि अगर न्यूट्रॉन्स के दरमियान जितनी फोर्स होगी वही फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के इक्वल होगी, वही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी इक्वल होगी। साइकिल है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें पाई जा रही है न्यूक्लियस के अंदर। तो एक तो इसका पेयर बनेगा प्रोटॉन प्रोटॉन का आपस में, एक पेयर बन गया न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, फिर तीसरा पेयर बन गया इन दोनों के दरमियान। तीनों के दरमियान तीन जो पेयर्स बने हैं, तीनों पेयर्स के दरमियान जो फोर्स है वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। दो बातें, पहली बात क्या है कि चाहे प्रोटॉन्स कम हो, न्यूक्लियॉन्स कम हो या ज्यादा हो, उस पर इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती, ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स वो भी हमेशा इक्वल आती है। ये नहीं होगा कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर इसमें फोर्स ज्यादा हो जाए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के पेयर में फोर्स ज्यादा हो जाए। नो, तीनों पेयर में फोर्स सेम रहती है। व्हेन न्यूक्लियॉन्स कम क्लोज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। जब न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, 10⁻⁻15 से भी आप उनकी रेंज आपने कम कर दी है, तब हमारी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स बन जाएगी। तो वैसे तो आप इसका काम क्या था, अट्रैक्टिव, लेकिन तब इसका बिहेवियर क्या बन जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगी। जी कोई और क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिलेटेड? सर ये रिपल्सिव होने के बाद भी स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है। क्या मतलब कि जब वो रिपल्सिव हो जाएगी तब हम इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही बोलेंगे? जी सर। तो जब ये रिपल्सिव हो जाएगी तो फिर वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना आ जाएगा ना, फिर तो प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे नहीं, फिर आप इसको वो बोल सकते हैं कि इसका बिहेवियर चूंकि रिपल्सिव हो गया है
तो अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरफ ये चली गई है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, देन जब फिर ये जब रेंज हमने वो इतनी ज्यादा कम कर दी, उसका बिहेवियर रिपल्सिव हो गया, तो अब इसका ये जो था, इसके अंदर जो नेचर थी अट्रैक्शन की, वो खत्म हो, उसके अंदर वो होगी, अब इसका रिपल्सिव हो जाए, तो अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये दूसरे को रिपेल करेंगे, तो लिहाजा वो फिर न्यूक्लियस को वो मतलब है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। चले, ये भी हमारा पॉइंट डिस्कस हो गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स होती है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखती है। और ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि ये हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास दो फोर्सेस थी, तो वो दोनों फोर्सेस का हमने वो लगाया, तो हमें पता चला कि ये दो फोर्सेस तो पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकती। फिर इट्स रेंज हाउएवर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ अबाउट डायमेंशन 10⁻⁻15 मीटर, बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई। ये भी पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इट डू नॉट एक्ट बिटवीन, अ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या फोर्स हो सकती है? नो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर होती है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो अब देख लें कि कहाँ पर -15 और कहाँ पर -10। तो -10 का मतलब ज्यादा डिस्टेंस है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस है, तो लिहाजा इतने लार्ज डिस्टेंस पर ये फोर्स यहाँ पर नहीं होगी। तो इतने लार्ज डिस्टेंस पर कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी यहाँ पर। और जब हम न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो तब, और ये भी आप एमसीक्यू में ये भी आ सकते हैं। एक ही, हाँ, अभी मैंने इसको बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होगी। जब रेंज 10⁻⁻15 मीटर होगी तब ये अट्रैक्टिव होगी, अगर इसके मजीद रेंज आप कम करते फिर ये रिपल्सिव हो जाएगी। सर मेरा माइक टैरोपियन करें, थोड़ा ओपन करें, मुझे ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर नहीं है। वीर खान, जी वीर खान बोलें, मैंने आपको अनम्यूट के लिए बोला है। अब हम आ जाती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। पहले तो कोई बताएं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कोई क्वेश्चन है? इफ द स्मॉल डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन? देखिए, स्मॉल डिस्टेंस आप कैसे प्रोवाइड करेंगे अफीरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो पाए जाना शेल में, और जो दूसरा हमारे प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻10 मीटर है। तो आप डिस्टेंस कम कैसे करेंगे अफीरा? जी अफीरा बताएं, आप डिस्टेंस कम कैसे करोगे? सर जैसे एक्सपेरिमेंटली अगर ऐसा किया जाए, जैसे कि प्रोटॉन हम हाइड्रोजन के अगर उसमें से एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो हम उसको प्रोटॉन नहीं कहते हैं ना। तो अगर इस तरह का कोई हो कि प्रोटॉन्स की बीम हो और इलेक्ट्रॉन्स की बीम हो और इनके दरमियान में इस तरह का स्मॉलर डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए तो यानी कि आप ये कह रही है कि हाइड्रोजन में से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो इसके पीछे इसके पास पॉजिटिव चार्ज रह गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ये जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, पहले तो बात ये है कि हाइड्रोजन में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये फौरन एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट कर जाएंगे, और आपको H2 मिल जाएगी, और H2 क्या है? ये स्टेबल होता है। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो तो फिर वो खत्म हो जाएगा ना, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन ही निकल गया आपने।
आपके सवाल की मजीद है कोई सिंप्लीफाई करके पूछ सकती हैं, वो बता रहे अभी आपके मुझे सवाल की सही समझ नहीं आई कि अगर ये सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी जी कि जैसे आपने कहा ना कि मतलब इस तरह एटॉमिक लेवल पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जी वीर आपके ना पीछे डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती है जी अफीरा। तो सर आपने कहा ना कि इनके दरम्यान में पॉसिबल नहीं है, तो अगर फर्ज किए जैसे हम एक्सीलरेटर्स में करते हैं तो हमारे पास बीम्स होती है ना, मतलब हम जी बीम्स वो करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं कह रही थी कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि हमारे पास प्रोटॉन्स और जैसे प्रोटॉन्स की बीम बनाई जाती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, दूसरा मैंने एक जगह पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट कर सकते हैं। तो वो इस तो लिहाज से मैं एक्सीलरेट कह रही थी कि अगर इस तरह की हाइड्रोजन में सिचुएशन, से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये पढ़ा था। नो सर मैं ये नहीं कह रही थी, मतलब नो मैं ये कह रही अच्छा थी कि आइसोलेट किया जा सकता है। जी वो तो अपना वो एक्सेलरेटर जो इलेक्ट्रॉन का ना, वो आपसे बात ठीक कर रही हैं। अब देखें अगर हम बीम निकालते हैं, एक्सेलरेटर की आप बात कर रही हैं, तो आप एट अ टाइम आप कह रही हैं कि दो बीम्स आ जाएं एट अ टाइम, दोनों की स्पीड सेम हो, दोनों का पाथ भी सेम हो, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कितना कम कर दें, 10⁻⁻15 से कम कर दें, या फॉर एग्जाम्पल -10 से कम कर दें, तो तब इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी। तो अब देखिए चूंकि ये बीम्स जा रही हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पहली बात ये है कि आप इतना डिस्टेंस कम एक्सपेरिमेंटली भी आप कैसे करोगी, 10⁻⁻15 से भी कम डिस्टेंस आपने करना है, तो वो आप कैसे करोगी, नंबर वन बात। नंबर टू, ये सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये सारे प्रोटॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो चूंकि इनके में जो डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स आ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अराइज हो जाएगी। अगर आप वो आ जाती हैं, इतना डिस्टेंस कर देती हैं, वैसे प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतना डिस्टेंस उनके दरमियान कर दें और आप सेपरेटली आप वो बीम्स पैदा करें, तो वैसे प्रैक्टिकली तो मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर तो इतनी रेंज होती है, वैसे मैंने कहीं पे ये पढ़ा भी नहीं है कि आप इतना डिस्टेंस, तो लेकिन जब इतनी रेंज हो जाएगी ना, तो तब हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और जब आप इससे भी सर डिस्टेंस कम कर देते हैं, तो तब हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगी। क्लियर है फिर? ये सर, तो सर इसका मतलब ये है कि असल में मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि प्रैक्टिकली क्या हम ये ये कर क्वेश्चन नहीं ना वैलिड भी है सकते, या नहीं है। प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हाँ जी, क्योंकि ओके अब देखिए ये सर, 10 ये के नहीं कि पावर क्योंकि अगर ये 10⁻⁻15 डिस्टेंस अगर आप इसको पॉइंट्स में करें, तो ये आप देख लें यहाँ से इतना डिस्टेंस वो ऐसे, यानी कि 15 जीरो आपने लगानी है, तो ये प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आप इतना डिस्टेंस कम कर दो इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जैसे आप देखें अगर ये गन है ना, ये गन है इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरी गन ये आ गई, तो यहाँ से प्रोटॉन निकल रही है, ठीक है। अगर आप एट अ टाइम इनको निकालेंगे, तो फौरन इन्हों क्या कर दें, इन्हों आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर, ये आगे तो जा ही नहीं पाएंगे, सारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन्होंने आपस में क्या हो जाना है, इस तरह उन्होंने आपस में कंबाइन कर जाना है और न्यूट्रल पार्टिकल बन जाना है। समझ आई? जी सर, यानी कि आप ये नहीं हो सकता कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो क्वेश्चन सकती किया भी कि जाता है ये एक इलेक्ट्रॉन की तो हम बीम बनी जा कहेंगे रही है और नीचे प्रोटॉन्स की बीम बनी जा रही है, और फिर हम देखें, ये तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फौरन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फौरन दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हमें मौका ही नहीं मिलेगा कि हम उनको डिस्टेंस एडजस्ट भी कर सकें। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, फौरन इसने पकड़, वो दोनों ने आपस में करीब चले जाना है, यानी कि हमें टाइम ही नहीं मिलना कि हम इनके में जो डिस्टेंस है वो इतना कर सकें और इतना डिस्टेंस करके और उनको सेपरेट रख सकें, ठीक है फिर? यस सर। वीर आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं?
चलिए अब हम वीक न्यूक्लियर फोर्स पे आते हैं। इसमें आई थिंक वीक न्यूक्लियर फोर्स का पोर्शन नहीं है, ये है। अब देखिए जो वीक, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी किस वजह से होती है? सर दो किस्म Unstable रेडियोएक्टिविटी, जब एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाए तो फिर नहीं वो होती क्यों स्ट्रांग है? न्यूक्लियर फोर्स होती मेरे ख्याल में कौन? सर वो न्यूक्लियर फोर्स दो सवाल है, रिपल होती क्यों है और करवाती कौन है? वो तो रेडियो एक्टिविटी होती क्यों इंटरचेंज हो है? जाती, जी जी। अक्सर न्यूक्लियर इंटरचेंज हो जाती है, उसकी वजह से भी होती है। लेकिन मैं वो आप स्ट्रांग सवाल नहीं न्यूक्लियर समझ फोर्स रहे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता क्यों है और करवाता कौन है, ये पूछ रहा हूँ। न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाँ रेडिएटिव। जी, ये आंसर है ना, कि रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हासिल किया जाता है, ये तो हो गया। और रेडियो एक्टिविटी करवाता कौन है? सर कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना अप टू 82 एटॉमिक नंबर, वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, तो वो रेडियो एक्टिविटी खुद परफॉर्म कर लेते हैं, उनका टाइम जो होता है वो नहीं, कोई ना कोई डिसाइडेड तो नहीं करवाने होता। वाला है जबकि ना। रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस भी है जिसमें एलिमेंट खुद डिके हो जाते हैं उनके एटम्स, जबकि एक प्रोसेस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का वो वीक करवाया जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना करवाती है। रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, कौन करवाता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमने पढ़ा था ओके, कि जो प्रोटॉन्स है ना, ये न्यूक्लियॉन्स के अंदर ये फोर्स होती है। अब देखिए, दो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है, एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, लेकिन दोनों की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 अप क्वार्क्स हैं और 1 डाउन क्वार्क है। देखिए जो न्यूट्रॉन है यहाँ पर 2 डाउन क्वार्क्स होंगे और 1 अप क्वार्क होगा, ऐसे ही है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, ये इनका ऑर्डर चेंज कर देती है। तो यानी कि ये जो अप क्वार्क्स उनको क्या बना देती है, 2 डाउन क्वार्क्स बना देती है, और ये जो एक डाउन क्वार्क थे इसको क्या बना देती है, अप क्वार्क कर देती है। और फिर आपने वो पढ़ा था बीटा का वो होता है इलेक्ट्रॉन अमिट होता है, वो फिर हम सारी डिटेल्स बाद में है। तो ये जो सारा फिनोमेना ये कौन करवाता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स करवाता है, नंबर 1। ये पब्लिक सर ये सर्विस आप कमीशन में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की रीजन बता रहे हैं? हाँ जी, नेक्स्ट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी रीजन बता, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फोर्सेज है ना, ये चारों जो फोर्सेज हमने पढ़ी हैं ये इंट्रिंसिक फोर्सेज हैं, ये नेचरली फोर्सेज हैं। तो ये सारा कुछ करवाती हैं। जिस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी कायनात का निजाम कौन चला रहा है, तो उसका आंसर क्या? अल्लाह ताला। तो यानी कि ये है तो सारा नेचुरली ना, सारा कुछ हो तो अपने आप हो रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? अल्लाह ताला। इस तरह ये जो सारी है तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन जाहिर है कि स्पॉन्टेनियस करवा कौन रहा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो ना, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है रेडियो एक्टिविटी का, कि वीक न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या होता है? ये रेडियो एक्टिविटी करवाना। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसका एक तो काम हो गया रेडियो एक्टिविटी को करवाना। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसको, जिस तरह मैंने सवाल पूछा था ना कि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों कहती हैं, तो वीक को वीक न्यूक्लियर फोर्स क्यों कहती हैं? इसके क्वार्क्स की वजह से 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और एक अप क्वार्क। यहाँ पर भी आप आंसर देंगे, इसकी रेंज बहुत ही शॉर्ट होती है, 10⁻⁻16 में भी। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, शायद ये जो वैल्यू सही ना लिखी हो, करेक्ट फिर भी आप कर लीजिएगा। 16 to 17। अच्छा, तो इसकी जो रेंज बहुत बहुत शॉर्ट होती है। आप देख लें, न्यूक्लियॉन्स के अंदर आप जा रहे हैं तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर तो रेंज बहुत ज्यादा और कम हो गई है, क्योंकि ये इतनी शॉर्ट रेंज फोर्स है कि जैसे ही आप -15 पे आएंगे तो ये फोर्स आपकी इनएक्टिव हो जाएगी। तो इस वजह से फिर हम इसको क्या कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर पूछने जा रहा हूँ, कि जिस तरह हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रेंज में अगर आप होंगे तो वो फिर अट्रैक्टिव होगी, अगर आप वो रेंज कम कर दे तो रिपल्सिव हो जाएगी। तो क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स ये अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव होती है? सर रिपल्सिव होगी। आप कह रहे रिपल्सिव हो रही।
ठीक है, कोई और बताए। जी, रेंज इसकी कम हो रही है। देखिए जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये ना तो अट्रैक्टिव आप इससे कह सकती हैं और ना ही रिपल्सिव कह सकती हैं, ठीक है। ये एक इंटरेक्शन, ये इंटरेक्टिव फोर्स है, ये मतलब इंटरेक्शन करवाती है बस। इस फोर्स के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। देख लें, ऑर्डर चेंज करवाना है कि दो अप क्वार्क्स उनको आपने डाउन क्वार्क बनाना है और एक डाउन तो उसको अप क्वार्क बनाना है, तो ये आप खुद ही बता लें कि ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव से इनका ऑर्डर चेंज कैसे होगा। यहाँ पर आपने वो पढ़े थे ना बोसॉन्स, जिन्होंने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो वो क्या करते हैं, ये इंटरेक्शन के जरिए ये सारा कुछ पॉसिबल होता है। तो ये ना तो अट्रैक्टिव है और ना ही रिपल्सिव, बल्कि ये क्या है, ये इंटरेक्टिव फोर्स है, मतलब ये इंटरेक्शन करवाती है। क्लियर है? क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम रेडियो एक्टिविटी करवाना। और रेडियो एक्टिविटी कैसी होगी, आपने प्रोटॉन का, अगर आप ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हैं तो वहां से आपने, और न्यूट्रॉन्स कम है, उन प्रोटॉन्स के अंदर आपने क्या करना है, आपने प्रोटॉन को कम करना है, न्यूट्रॉन्स को ज्यादा करना है, तो आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स करवाएगी। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हैं और प्रोटॉन्स कम है तो तब भी आपको किसके पास आना पड़ेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हाँ जी, ये इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद विच थिंग, न्यूक्लियाई नहीं है, न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर की बात हो रही है। ये आप ये जो पार्टिकल फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है ना, वो आपने पढ़ा है कि जो एक जो आपने वो करवाती हैं, तो अब मुझे भी वो मतलब एग्जैक्ट वो याद नहीं है कि वो इंटरेक्शंस कौन से होती हैं, जी बोसॉन्स होती हैं, ग्रेविटॉन्स डीके, होती हैं। जी, ये जब पार्टिकल फिजिक्स पे जाएंगे तब हम उसको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लें कि ये ना तो बोसॉन, अट्रैक्टिव है, हाइड्रॉन। हाँ जी, इस तरह की ये जो सारी होती हैं, ये ना तो अट्रैक्टिव है ना ही रिपल्सिव, बल्कि ये इंटरेक्शन के जरिए फोर्स होती है। वीर खान, मैं ये सारे सवालों के जवाब आपको दे चुका हूँ। अभी टाइम लेस देन 1 मिनट है, तो आप इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन लीजिएगा। तो जो आपके समझ आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर हम कल वहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होंगे ना, फिर हम नेक्स्ट पीडीएफ पे जाएंगे। अभी मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड की है ना, उसको आपने देख लेना है और रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने उसका सुन लेना है। ये लिखा हुआ पॉइंट, इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिनो विद अदर पार्टिकल्स, यानी कि ये ना तो अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, बल्कि ये इंटरेक्शन करवाती है। किसके जरिए करवाती है, न्यूट्रिनो के जरिए।